अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, आज है विक्रमी संवत 2081 के ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। और भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक संदेश से, जिसमें संदेश सुनाएंगे माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का देश के किसानों के नाम संदेश। इसके अलावा करेंगे चर्चा भूमि का वृक्षारोपण के द्वारा सुधार कैसे करें, और इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन, और साथ ही साथ करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहले आओ सुनाए यह संदेश माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का देश के किसानों के नाम संदेश। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं और किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है, और इसलिए हम अन्नदाता किसान को मानते हैं। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है, और इसलिए कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर एक विभाग को सौंपा था, हमने 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं, और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की। और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी, और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे, और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे, और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी। 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए हमने कई कृषि सखियों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है, ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सके। ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया है, सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहाँ दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माई गव पर वेबकास्ट,
विकासखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि इस कार्यक्रम में वो किसी भी माध्यम से सीधे भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। आज विशेष रूप से मुझे, चूंकि प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कार्यक्रम है, काशी में आयोजित हो रहा है, तो उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। धन्यवाद। ये तो सुना भैया ने माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का देश के किसानों के नाम संदेश। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा भूमि का वृक्षारोपण के द्वारा सुधार कैसे करें। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पे जो है उसका सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी देखरेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके ऐसे इलाकों में जहाँ पे खेती की ज़्यादा ज़रूरत हो और जहाँ अन्न की ज़्यादा ज़रूरत पड़े है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर उसके साथ साथ जो है और दूसरे उसके फ़ायदा लेने के लिए, चाहे बागवानी के लिए ले रहे हैं, इमारती लकड़ी लगाने के लिए ले रहे हैं, तो ऐसे में हम जो है, जो हमारी ऐसी भूमि है जो कि लवणीय है, क्षारीय है या फिर कल्लर है, रे है, क्यों अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना है। उत्तर प्रदेश वगैरह में रे कहते हैं, उसर भी कहते हैं, पंजाब हरियाणा में सेम, कल्लर, गुजरात में खार, लोना वगैरह के नाम से भी जाना है, और जिस तरह यूँ कहते हैं कि बंजर है। तो ऐसे ही जो खेत पड़े हैं या जगह पड़ी है, उनको जो है सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि इसके लिए जो हम इनका सुधार नहीं करेंगे तो वो जगह खाली पड़ी रहेगी और एक तरह से बंजरपन बढ़ता चला जाएगा, तो उसको रोकना भी है। और इसके लिए ज़रूरी हो जाए कि हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ऐसे में देखा जाए जो लवणीय या क्षारीय भूमि का मिसाल के तौर पर लें, तो उसमें भूमि की सतह कठोर हो जाए, प्राकृतिक वनस्पति उसमें उगना बंद हो जाए, गर्मियों में जो है भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों की सफ़ेद परत सी दिखाई देने लग जाए, और खेत में या मिट्टी में जल निकास का कम होना, और बरसात में क्षारीय भूमि पर पानी ज़्यादा समय तक खड़े रहना, ये ऐसे इसके लक्षण दिखाई दे जाएँ। तो इसमें जो ज़रूरी है कि हम जो हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगावें, क्योंकि वृक्ष भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में अनुकूल परिवर्तन करके उसके सुधार की प्रक्रिया में तेजी ला सके हैं। स्थानीय जलवायु में भी देखा गया है कि वृक्षों के कारण परिवर्तन होगा और उसमें जो शुष्कता है वह कम होगी। गहरी जड़ों के कारण भी वृक्ष सतह से नीचे की मिट्टी की कठोरता को कम करेंगे, जो आप उस पर देखेंगे। उसमें वायु और नमी का संचार करें। वृक्षों से पत्ते गिर के जो है मिट्टी में जीवाश्म यानी कि जीवांश भी कहते हैं, उस पदार्थ का समावेश करके उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमने ये देखना पड़ेगा कि कैसी मिट्टी में कौन से वृक्ष लगाए जा सकें, यानी मिट्टी की दशा के अनुरूप सही वृक्ष प्रजाति का चुनाव करें। और वृक्षारोपण का उद्देश्य स्थानीय दशा, जलवायु, क्षारीयता को ध्यान में रखकर फिर हम उसके ऊपर वृक्ष लगाएं। देखा गया है कि ईंधन के लिए लगाने हैं, किक्कर है, कैजुरीना है, डाक है, पहाड़ी किक्कर है, सफ़ेदा वगैरह लगा लें। इमारती लकड़ी के लिए जो है ऐसे में आप लगा सके हैं किक्कर, शीशम, सफ़ेदा, बकैण, नीम, सिरस, अर्जुन, जांड और फ्रांस के जो पौधे हैं वो लग सके हैं। फल के लिए, बागवानी के लिए आंवला, बेर, बेलपत्र, जामुन, करौंदा, कटहल, अनार, इमली, फालसा वगैरह उस पर लग सके हैं।
और इन सब के लिए जरूरी है कि वृक्षारोपण के लिए सही भूमि का प्रबंधन जरूरी हो और पौधशाला और सही वृक्षारोपण की तकनीक अपनानी पड़ेगी, जिससे कि वृक्षारोपण खासतौर पर बरसात के मौसम में करें। जब आने वाला मौसम है तो उसके लिए पहले से तैयारी करें, निशान वगैरह लगा लें, कहाँ कहाँ है तो खड्डे खोद लें, तैयारी कर लें। और खाद और उर्वरकों के समावेश से जो है मिट्टी की उर्वरकता में सुधार बहुत अच्छा हो जाए। पौधों का बीमारी, कीड़ों और पशुओं के चरने से बचाव भी करना पड़ेगा, बाड़ वगैरह भी लगानी पड़े, क्योंकि ये देखा गया है 3-4 साल तक तो जो है वृक्षों का ध्यान रखना ही पड़े और उसके बाद फिर वे अपने आप संभल जाएं और उन अपना विकास अच्छे से करने लग जाएं। तो इस तरह से जो ध्यान देंगे तो ऐसे में आप पाओगे कि वृक्षारोपण के जरिए आप खेतों में जो है इनका सुधार कर सके हैं या लवणीय भूमि का सुधार कर सके हैं, उससे आप आमदनी भी ले सके हैं। क्योंकि जो ये पेड़ बड़े हो जाएंगे काट के, ऐसी अपने एक विधि अपनानी पड़ेगी कि रुक रुक के जो है जब कुछ पेड़ काट लिए कुछ लगा दिए, कुछ काट लिए कुछ लगाते भी रहें काटते भी रहें, तो आमदन का भी साधन रहेगा। महसूस भी नहीं देने का कि हमने तो इस पर फसल लेनी थी पर फसल हो नहीं सकती क्योंकि वो मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है, खारापन ज़्यादा है, कलरपन ज़्यादा है, उसके कारण तो जो चीज़ हो उसके हम उसको अपनावें, उसको लगावें और अपने आसपास के जो बंजर पड़ी भूमि है उसको सही बनावें और हरियाली को बढ़ाने में वृक्षारोपण का सहायता लें। और इसके साथ साथ भाइयों ये एक और चर्चा करेंगे, वो है कृषि से संबंधित नई चुनौतियां। तो खेती के साथ साथ देखा जा रहा है कि कई चुनौतियों का सामना आधुनिक कृषि को करना पड़ रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी है, मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव या मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, उसके कारण भी हो सकता है, और जैव विविधता के नुकसान, खाद्य पदार्थों के प्रति जो उपभोक्ता हैं उनके बदलते स्वाद, जैसा कि फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो और इसके साथ साथ उत्पादन के तरीके के बारे में जो है कई तरह के चिंताएं जो हैं, ये इसके कारण जो है किसानों के ऊपर भी दबाव बढ़े है। और जिस प्राकृतिक दुनिया के साथ जो खेती का काम करे हैं तो उसमें पौधे, कीट और रोग वो भी अपनी खुद की चुनौतियां पेश करते चले जा हैं। तो इस तरह से देखा जाए है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे हम इनको सुधार कर सके हैं। समय के साथ साथ समय के अनुसार जो हमने प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसको देखते हुए हमने देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हम इनको सुधार कर सके हैं। किसान भाइयों को भी जो है नई नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, मिट्टी की जांच करवानी पड़ेगी, मिट्टी के कटाव को रोकना पड़ेगा, उसके प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वृक्षारोपण जो है इसमें सबसे अच्छा जो है साधन बने है और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करना पड़ेगा। कृषि उत्पादकता में निवेश ज़्यादा करना पड़ेगा, नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और किसान भाइयों को भी जो है हमने उसके बारे में सिखाना पड़ेगा। किसान भाइयों को भी जो है आगे आना पड़ेगा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को भी भविष्य के किसान बनने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे जोत जो है खेतों की घट रही है। तो ऐसे में यूँ लगा है कि उस पर लागत ज़्यादा हो जाए और आमदन कम हो जाए, उसको भी हमने देखना है, उसको भी सुधार करना है, खर्चा कम करना है, प्राकृतिक खेती को उसमें अपनाना पड़ेगा, जिससे कि जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं रासायनिक खाद वगैरह, दवाइयाँ वगैरह खरीदने में, और उससे जो है बचा जा सकेगा। इसके साथ साथ बाढ़ जैसी चुनौतियां हैं, सूखा बढ़ने की चुनौतियां हैं, बदलते मौसम को जो है बदलते हैं या पानी की उपलब्धता सीमित हो जाए, उसको हमें देखना है कि किस तरह से जो है सिंचाई की नई नई विधियों को अपनावें, जिससे कि किसान भाइयों के खेतों में पानी की जो है कमी ना हो और वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जो कम सीमित पानी के संसाधन हैं उनको भी वो इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन ले सकें, और आने वाली जो समय पे जो चुनौतियां हो उनका भी सामना करते हुए कृषक जो हैं, किसान भाई जो हैं, एक सफल किसान के रूप में आगे उभरेंगे। तो भाइयों, यह तो करी चर्चा हमने कृषि से संबंधित नई चुनौतियों पर, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। इसते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इसते सुथरे और बतेरे
हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में इससे सुथरे और बतेरे ये छोरा के तोड़े बंद होशियार भतेरी चूदा हूँ हद करगी इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी मने बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी वो कोई दुखिया माखी भिण के कोई दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिल राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैल सा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा मेम साहब रह छींटा में छींटा मेम साहब रह छींटा में छींटा हाँ गोपर माची चोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला लगे अंजना वो पवन भूप के तोड़े में इससे सुथे और बतेरे।
ये तो सुनी भाइयों ने रागनी, और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके अलावा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार अगले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक यानी हीट वेव या फिर लू की गंभीर हालत बने रहने के आसार हैं। और इसमें ये सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि यथासंभव धूप में निकलने से बचें, शरीर को ठंडा रखने के लिए लगातार पानी पीते रहें, और इसके साथ साथ जो है किसान भाई भी ध्यान रखें कि तेज़ धूप में काम ना करें। सुबह शाम जो ठंडा समय है उस दौरान जो है खेत में काम कर सकें। ये मानना है कि इन दिनों खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उनकी बिजाई का काम, धान की फसल की रोपाई का काम जो है चल रहा है, और तेज़ धूप पड़ रही है, और किसान भाइयों को पानी भी जो है संभालना है, कद्दू भी करना है, दोरे भी देने हैं, और इसके साथ साथ पौध भी जो है खेतों में लगानी है। तो सारे काम करने हैं, पर यह है कि अपना ध्यान भी रखना है, और उसमें सबसे ज़रूरी है कि सुबह शाम ठंडे ठंडे में काम करें, और दिन में जब दोपहर में जब तेज़ धूप पड़ रही है तो उस समय जो है खुले में काम करने से बचें, थोड़ा आराम कर लें उस दौरान। और इसके अलावा जो है नंगे सिर जो है काम ना करें, सिर पे भी कोई कपड़ा वगैरह रखें, और इसके साथ साथ जो तरल पदार्थ हैं पानी वगैरह का, लस्सी का, छाछ का, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, जिससे कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी ना हो और लू से बच सकें। और भाइयों, इसके साथ साथ मौसम की जानकारी के बाद अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम की। तो जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा कृषि में गोबर की खाद का महत्व, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे, हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई, और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी प्राकृतिक बीजामृत बनाने की विधि और उपयोग पर। और इसके साथ साथ भाइयों, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तेज़ लू भी चला है, तो ऐसे में जो है सभी अपने आसपास जो है पानी का प्रबंध जरूर रखें, और अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से भी बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भी अपने सभी श्रोताओं को जो है और खासकर किसानों से जनहित में अपील करे है कि जल को व्यर्थ ना बर्बाद करें। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग संसाधनों जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह में पानी का प्रबंध रखें। समय समय पर इनकी सफाई भी कर लें, जिससे कि पशु पक्षी बीमार ना हों, और इनके खाने के लिए दाने वगैरह का भी प्रबंध करना ना भूलें। और इसके साथ साथ भाइयों, अब देंगे जानकारी पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और निदान पर। यह एक बहुत ही भयानक रोग है जो आमतौर पर ब्याई हुई और ज़्यादा दूध देने वाली जो संकर नस्ल की गायें हैं या भैंसें हैं उनमें जो है देखा गया है। रोग ब्याने के कुछ घंटों के से लेकर कई दिनों तक जो है इसका असर है, कम से कम 3 दिन तक। तो और ब्याने के बाद जब दूध निकालना जो शुरू करते हैं तो उसमें 2-3 दिन के अंदर पूरे लक्षण आ जाएँ, और इसमें जो है इसको दुग्ध ज्वर या फिर प्रसूति ज्वर के नाम से जाना है, या प्रसूति बुखार के नाम से भी जाना है। इसमें ये देखा जाएगा कि इस रोग में खून में कैल्शियम की मात्रा की कमी के कारण होगा। इस कमी में दूध में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा निकल जाने से ये ज़्यादातर देखा जाए। दुग्ध ज्वर के प्रति जो है जन्मजात उसका है, क्योंकि ये रोग ज़्यादातर संकर नस्ल और के जो पशु हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है। और इसके साथ साथ शुरू में पशु जो है जो लक्षणों की बात करें उत्तेजित सा दिखाई देगा, कंपन लग जाएगा, लड़खड़ावेगा चलते हुए, नब्ज जो है उसकी नाड़ी तेज हो जाएगी, सांस तेज तेज से लेगा, कोख भी ऊपर नीचे करेगा, और दूध की मात्रा कम हो जाएगी, जुगाड़ी करना बंद कर देगा। और इसके बाद जो है धीरे धीरे फिर वो बैठ जाएगा, आंखें भी मुंदी मुंदी सी रहेंगी। तो ये कई ऐसे लक्षण हैं जो कि इसमें दिखाई देंगे प्रसूति बुखार में पशुओं के अंदर। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके इलाज के लिए खनिज मिश्रण खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके ब्याने से 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है खनिज मिश्रण वगैरह ज़रूर दें। विटामिन डी जो है वो पशुओं को ज़रूर दें, और ब्याने से पहले जो है उसके पशुओं को गेहूं का छानस वगैरह जो है वो ज़रूर दें, और इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनमें, उससे बचे रहेंगे। ब्याने के बाद पूरे का पूरा दूध ना निकालें, ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा दूध निकालें, जिससे कि एकदम कैल्शियम की मात्रा शरीर से ज़्यादा बाहर ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो। और इसको पूरा करने के लिए कैल्शियम बोरोग्लूटानेट
कोनेट और माईफैक्स या फिर थाकोल जैसी कई दवाइयाँ कई नामों से बाजार में मिल जाएँ, तो इन दवाइयों को जो है नज़दीकी पशु चिकित्सक की देखरेख में दे सके हैं, जिससे कि उनको बचाव हो सके प्रसूति बुखार से। और यह तो करी चर्चा हमने प्रसूति बुखार पर। और भाइयों, आज की नसीहत के तहत करेंगे चर्चा किसानों के लिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों का महत्व और रखरखाव पे। किसान भाइयों, जैसा आप जानें कि आधुनिक कृषि जो है यांत्रिक कृषि है और इसमें विभिन्न यंत्रों का इस्तेमाल जो है किसान भाई करे हैं समय पर काम को पूरा करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर की सर्विस जो है, उसका देखभाल जो है समय समय पर करते रहें। और इसमें एक जो देखना है कि कई बार स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कारण उसका बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं है, तो बैटरी का ध्यान रखें, उसकी चार्जिंग पूरी करावें, उसका पानी वगैरह चेक करते रहें। इसके कई बार इंजन में से काला धुआं निकल रहा है, तो हवा साफ़ करने वाले यंत्र जिस तरह एयर क्लीनर वगैरह जाम उसका है, या इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वो चेक करें, उसके अनुसार देखें। इंजन समय से ठीक से ठंडा नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ इंजन से नीला धुआं भी निकल जाए तो ऑयल रिंग पुराने हो सके हैं, घिस गए होंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल का गाढ़ा भी हो जाए वो भी बदला जाएगा, मोबिल ऑयल वगैरह ये देखना है। और जो उसके सामने का जो देखा जाए रेडिएटर वगैरह, उसकी जाली को भी समय समय पर साफ़ करें, क्योंकि धूल गर्दे से वह अट जा है, तो उसमें से जो पानी वगैरह अंदर चला है इंजन के लिए, उसमें भी रुकावट आ सके है और साफ़ और ठंडी हवा भी नहीं अंदर जा सकती, तो उस पर भी कभी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है ट्रैक्टर वगैरह में ध्यान रखें कि जो निर्धारित उसकी क्षमता है उसी अनुसार उस पर लोड दें, चाहे वो हैरो है, टिलर है, रोटावेटर है या फिर और कोई कृषि उपकरण या यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हवा जो है टायरों में वो पर्याप्त हो, यो ना हो कम ज़्यादा हवा उड़ती रहे, कई बार करवा लेंगे संभाल लेंगे, ऐसा ना करें। जो कृषि यंत्र है, जिस तरह आजकल कद्दू में ट्रैक्टर भी रहेगा, क्योंकि गारा बनाना है तो उसमें मिट्टी गारे वगैरह में धंसा रहेगा ट्रैक्टर भी और किसान भाई भी, तो अपना भी ध्यान रखें और अपने यंत्रों का भी, जो कृषि यंत्र इस्तेमाल करें उनका भी। जैसे ही कद्दू करके निकलें तो ट्रैक्टर पे भी 2-4 बाल्टी मार के उसने साफ़ कर लें, और नहीं तो वो सूख जाएगा। उसके जितने भी बैरिंग वगैरह हैं, पहिए हैं, जो सील हैं, वहाँ भर जाएगा गारा, उनको भी समय समय पर ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जो भी यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हैरो कर रहे हैं, चाहे टिलर कर रहे हैं, गिल्ले में टिलर ही चल रहा है या फिर लिफ्ट वाली हैरो चल रही है, आजकल रोटावेटर का इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है, तो रोटावेटर में को भी आप साफ़ करें। उसमें कई बार जिन खेतों में कुर्डी का खाद वगैरह गिरते हैं, कई बार यो देखा जाए उसमें कपड़े वगैरह या फिर पॉलीथीन मोमजामे वगैरह लिपट जा हैं, वो निकालने पड़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा जोर उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा उसके ऊपर मशीनरी सही से काम नहीं कर पाती। इसका हमने ध्यान देना है। इसके साथ साथ आगे आगे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे रुपाई का काम होता जाएगा तो छिड़काव भी करना पड़ा है, तो जो हमारे छिड़काव यंत्र हैं उनका ही पहले से ध्यान रख लें। जहाँ जहाँ उसमें ग्रीस देनी है, तेल देना है वो दें, उनकी नोजल जो है वो चेक करें, और छलनी वगैरह जो है जिसमें से आप पानी वगैरह डालेंगे, दवाई वगैरह, वो छान के डालें, इस बात का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और इन कृषि यंत्रों को जो है संभाल के रखें, चाहे वो बरसात वगैरह का मौसम हो। वैसे तो अभी बरसात की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है इन दिनों, तो आगे आगे जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा तो हमने इस्तेमाल करके भी इन पर अच्छे से साफ़ करके जो है किसी भी जो है बरामदे वगैरह में या कमरे वगैरह में जहाँ पर रखे हैं उनको वहाँ पर रखें, जिससे कि इनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, जंग वगैरह ना लगे। और जिस तरह ट्राली का इस्तेमाल कम हो रहा है तो उसने छावे के नीचे करें या फिर आगे से ऊंचा रखें, जिससे उसके अंदर पानी वगैरह खड़ा ना हो और किसी तरह का नुकसान उसमें ना पहुंचे। तो भाइयों, इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।